everyone, I am here on the behalf of Personal Tutor, and today we are going to discuss the most important part. Actually मैं जब भी बताता हूँ तो आप लोगों को लगता होगा कि हर चीज़ को इतने इम्पोर्टेंट क्यों बताया जाता है। उसके पीछे एक खास रीज़न है कि मैं बेसिकली फोकस रहता हूँ उस चीज़ पे जो बोर्ड्स में और जेई में दोनों में कॉमनली इम्पोर्टेंट होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम बात करें CFT की, CFT की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। अब जो VBT थी, जो हमने आपको बताई थी, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग तो जो बातें थी उसको ये ओबे नहीं करता था। उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको ये दूर करता है। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स डाल लेते हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका क्या लॉजिक है, वो सारी बातें हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि जो भी आपका लिगेंड और मेटल है उसके बीच में एक बॉन्ड होता है, उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहा गया था, राइट। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब होता है कि जो मेटल है और जो लिगेंड है उसके बीच में शेयरिंग होता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड होता है, बट वो एक तरफा होता है। मतलब मेटल सिर्फ शेयरिंग वाले साइड से लेता है और लिगेंड जो होता है वो डोनर होता है। मतलब शेयरिंग तो होता है, बट ये शेयरिंग एक स्पेशल, या 11th क्लास में अपने इस बॉन्ड के बारे में जाना है तो इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताते हैं, बट बेसिकली पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है तो हमें ये चीज जानना जरूरी है। बट CFT कहती है कि ऐसा नहीं होता है। CFT कहती है कि लिगेंड जो होता है उस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। और मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी मेटल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड लिगेंड इज इलेक्ट्रॉन रिच। अब दोनों के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है अगर वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो। और लिगेंड जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, या फिर अगर नेगेटिव चार्ज नहीं भी है तो लोन पेयर इज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो पोलैरिटी उसमें नेगेटिव ही देगा। तो ये सबको जान के इन्होंने बोला कि जब इसके ऊपर प्लस चार्ज है और इसके ऊपर माइनस चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होना चाहिए। क्योंकि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो हमारा केटायन होता है वो एनायन की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो मेटल और लिगेंड के बीच में भी यही कहानी होती है। अब इन्होंने क्या कहा है कि लिगेंड जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, या जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके साथ एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनाता है। मतलब द फर्स्ट पॉइंट इज मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है आयनिक, एक यू कैन से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको आप कह सकते हो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बहुत सिंपल सी बात है कि हम सारी की सारी कहानी जो है अब आयनिक बॉन्ड के हिसाब से देखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम इसको वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये डिसोशिएट क्यों नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड तो जैसे आप आयंस को क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को जब आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं, बट इनके साथ ऐसा नहीं होता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर वो आयनिक बॉन्ड ही बनाता है तो उसमें डिसोसिएशन होना चाहिए, पर वो नहीं होता है। उसके पीछे जो रीजन है वो ये कि यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो d ऑर्बिटल, यानी d का जो खाली ऑर्बिटल है और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके म्यूचुअल शेयरिंग से होता है। मतलब ये कि जैसे सोडियम है और क्लोरीन है तो सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, राइट। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, क्लोरीन ने ले लिया तो माइनस चार्ज हो गया। अब दोनों के पास प्लस और माइनस चार्ज है जो कि एक दूसरे से अट्रैक्शन शो करेंगे। गॉट इट। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी पे सारी कहानी रुकी हुई है। तीसरी बात, अगर आप पढ़ ही रहे हैं कि डी ऑर्बिटल, क्योंकि मेटल मोस्टली ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं वो डी ऑर्बिटल्स को बिलोंग करती हैं। ट्रांजिशन मेटल का मतलब होता है कि ऐसी मेटल्स जिनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट।
और उनका d ऑर्बिटल जो है वो खाली है। मतलब चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो चाहे वो एक्साइटेड स्टेट में हो, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। ट्रांजिशन मेटल की कंडीशन ये है कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंप्लीटली फिल्ड है जैसे जिंक है तो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहलाएगा। इवन जिंक 2+ भी बना दो तो वो ट्रांजिशन नहीं बनेगा, क्योंकि जिंक 2+ में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन D10 होता है ना, तो D10 तो पूरा भरा हुआ है, तो ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए जिंक जो है उसको हम डी ब्लॉक, जब आप डी ब्लॉक पढ़ोगे DNF ब्लॉक, तो उसमें इसको बताया जाता है कि सम ऑफ द एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, मतलब सभी डी ऑर्बिटल्स के जो मेंबर हैं वो जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजिशन मेटल्स ही होंगे। ठीक है, अब जो भी स्प्लिटिंग है, यहाँ पे एक बात आती है स्प्लिटिंग की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों को ये समझ में आ गया कि स्प्लिटिंग क्या है और इसका क्या लॉजिक है इस थ्योरी में, तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि आपका जो थ्योरी है उसका मेन मोटो क्या है ना। देखो, डी ऑर्बिटल जो होता है उनमें डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब होता है कि डी के पास होते हैं 5 ऑर्बिटल और ये पांचों की जो है वो एनर्जी सेम होती है। ये हम किसके हिसाब से कह रहे हैं, पिछला जो कॉन्सेप्ट है उसी को थोड़ा सा इन्होंने इंप्रूव करके बताया था, तो हम पिछले को ही लेके चलते हैं, फिर बाद में बता देंगे कि कहाँ गलती थी जिसको सुधारा है इसने। तो डी ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल। डी जनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स द ऑर्बिटल्स व्हिच हैव सेम एनर्जी। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा dxy, ये हो गया हमारा dyz, ये हो गया हमारा dzx, ये हो गया हमारा dx2y2 और ये हो गया हमारा dz2। ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी सेम है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डीजनरेटेड ऑर्बिटल। अब होगा ये कि जब आप लीगेंड आएगा तो लीगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके आता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रखता है, डी ऑर्बिटल में। तो डी ऑर्बिटल में जब रखेगा तो लीगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि हमने फोर्स कैसा बताया है, कूलम्बिक फोर्स। तो कूलम्बिक फोर्स में अगर अपोजिट चार्ज होगा तो भी अट्रैक्शन होगा, बट ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, ऑर्बिटल में तो कोई प्लस चार्ज होता नहीं है। तो इनमें क्या होगा, जब आप इसको एनर्जी देंगे, यानी ये आपका है ग्राउंड स्टेट, तो ये चला जाएगा अपर स्टेट में, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट हो गई है। अब एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी इसकी है वो ध्यान रखिए कि ग्राउंड स्टेट से ज्यादा है। अब होगा ये कि एक्साइटेड स्टेट में बहुत ज्यादा इसके पास एनर्जी है, तो अब क्या करेगा, एनर्जी है तो ये स्प्लिट हो सकता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं सपोज, और इनिशियली जब आप ग्राउंड स्टेट में जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर आपको बहुत लॉयल चाहिए और ऐसे चाहिए कि जो मतलब धोखा ना दे, है ना। बट अगर थोड़ा सा एनर्जी बढ़ी, बिजनेस थोड़ा अच्छा चल गया और बहुत ज्यादा उसका जो है ग्रो होने लगा, तो होगा ये कि धीरे धीरे जब ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो हो सकता है कि पार्टनर्स के बीच में ना बने, किस चीज को लेके, क्योंकि एनर्जी, केमिस्ट्री में एनर्जी ही सब कुछ होता है। जो वैसे नॉर्मल लाइफ में पैसा सब कुछ होता है, वैसे यहाँ बॉन्डिंग में एनर्जी होता है। तो जब एनर्जी ज्यादा होता है तो वो स्प्लिट कर सकते हैं, वो अपना शेयर, सपोज 2 लोगों ने शेयरिंग में बिजनेस किया है तो वो स्प्लिट कर सकते हैं। या सपोज यहाँ 5 लोग हैं और 5 लोगों ने मिलकर बिजनेस किया है, तो 5 में ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 5 के 5 अलग अलग स्प्लिट होंगे, क्योंकि बिजनेस तो पांचों ने मिलकर बनाया है। तो होगा ये कि कुछ एक साथ रहेंगे और कुछ एक साथ रहेंगे, मतलब 2 गुट बन जाएंगे, 2 उनके ग्रुप बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही होता है कि इनका नेचर सेम होता है, इनका नेचर सेम होता है, वो तो कभी ऐसा धोखा नहीं देंगे। और जो 2 थोड़े तेज चलने वाले हैं उनका नेचर थोड़ा अलग है, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इनका नेचर है सेम, इसलिए ये क्या हो जाएंगे। अब यहाँ कंडीशन होती है, मैं अभी फिलहाल तो नीचे ऊपर करके बता देता हूँ कि हाँ ये नीचे 3 है, पर ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा नीचे 3 होगा। एक रफ डायग्राम है, एक रफ स्प्लिटिंग पैटर्न है जिसको मैं समझा रहा हूँ। ये जो है हमारा नीचे वाला है, यानी dxy dyz और dzx, और ऊपर वाला है हमारा dx2 y2 और dz2।
इनके बीच में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं डेल्टा CFSE। ठीक है, डेल्टा का मतलब यहाँ पे एनर्जी से है, एनर्जी मैं साइन बना देता हूँ यहाँ पे ताकि बच्चों आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, उससे ऊपर ये एक्साइटेड स्टेट है। ध्यान रहे कि हमेशा ये जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से जो एक्साइटेड स्टेट में जब स्प्लिटिंग होगा तो ये जो नीचे आएगा वो ग्राउंड स्टेट के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ग्राउंड स्टेट के नीचे आ गया तो फिर वो आपका गलत हो जाता है, जो डायग्राम स्प्लिटिंग डायग्राम होता है वो वैलिड नहीं होता है। मतलब इसकी एनर्जी जो है इससे थोड़ी ऊपर ही रहनी चाहिए। अब इसके बीच में जो ये सेंटर होता है इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर मतलब भाई बैरियर, जैसे कि आप वॉलीबॉल खेलते हैं तो बीच में नेट लगा देते हैं, है ना, वो बाउंड्री मतलब बैरियर हो जाता है जिससे उस तरफ दूसरी टीम होती है, इधर तरफ दूसरी टीम होती है। तो वैसे ये बैरी सेंटर जो है वो बैरियर है, इसके ऊपर और इसके, ये दो टीम हो गए ना, दो अलग अलग पार्टनर्स थे वो स्प्लिट हो गए तो दो टीम बन गई। तो दो टीम के बीच का जो बैरियर है सेंटर को, मतलब उस लाइन को हमने, आर्टिफिशियल लाइन है, इसको हमने बैरी सेंटर बोल दिया। बैरी सेंटर क्या है, ऊपर वाले में ध्यान रखिए कि ये गैप थोड़ा ज्यादा होता है और नीचे वाले में जो गैप होता है वो थोड़ा कम होता है। अब बात कर ही रहे हैं कि नीचे ऊपर क्या है, तो मैं बता दूं, मैं ये ऑक्टाहेड्रल के बता रहा हूँ, मतलब जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब ये आप अच्छे से जानते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कि जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ही होता है। हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं बता रहा, हाइब्रिडाइजेशन तो D2sp3 और sp3d2 दोनों हो सकती है इनर और आउटर ऑर्बिटल के हिसाब से, और डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है। बट जो ये बात है यहाँ पे वो स्प्लिटिंग की, वो ऊपर वाले की ज्यादा होगी स्प्लिटिंग और नीचे वाले की थोड़ी कम होगी, मतलब इसकी एनर्जी थोड़ी कम लूज होगी और इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? ये जो बैरियर है इसके ऊपर आप देख सकते हैं और टोटल सम जो जाएगा वो डेल्टा CFSE। अब बिकॉज ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है तो मैं इसको डेल्टा O कह देता हूं, डेल्टा O। ओके, अब ऐसा ही जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो भी हो सकता है। मतलब ये कि सपोज आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है सपोज 4 और उसको बोलेंगे क्या हम, टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होगा कि ये भी स्प्लिट होगा कुछ इस तरह से, बट ध्यान ये रखना है आपको कि टेट्राहेड्रल में जो गैप बनता है वो थोड़ा कम बनता है। ये जो गैप बनता है ना ये थोड़ा कम बनता है, मतलब आप समझ ही गए होंगे गैप का मतलब। ये हम डेल्टा O की बात करें, इसको बोल देंगे हम डेल्टा T, और ये गैप आप देख ही सकते हैं कुछ इस तरह से है और थोड़ा उल्टा हो जाता है, मतलब ये थोड़ा ज्यादा नीचे चला जाता है और ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा नीचे कम ऊपर जा पाता है एनर्जी लेके। तो इसको 0.4 ले सकते हैं, इसको 0.6। देखो ये 0.4 0.6 है ना, सिर्फ ये बताने के लिए है कि बैरी सेंटर से कितना ऊपर और बैरी सेंटर से कितना नीचे है। आप समझ ही गए होंगे इसका गैप जो है, स्प्लिटिंग जो है, डेल्टा T जो है वो डेल्टा O से छोटा है। डेल्टा T क्या है, डेल्टा O से छोटा है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जब लिगेंड्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। समझ रहे हैं आप, रिपल्शन ज्यादा होगा ना, इनके बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो डेफिनेटली, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो डेफिनेटली 6 लिगेंड्स आएंगे, 6 लिगेंड आएंगे तो 6 लोन पेयर लेके आएंगे, जबकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है टेट्राहेड्रल में। तो इस केस में स्प्लिटिंग कम होगी क्योंकि 4 ही है, लिगेंड 4 है। अब इनके नाम बता देते हैं, बड़े ही इज्जत के साथ इनका नाम लिया जाता है। इसको कहा जाता है T2G ऑर्बिटल और इसको कहा जाता है EG ऑर्बिटल, और इसको कहा जाता है, ये ऊपर है यहाँ पे EG ऑर्बिटल था, ये T2G ऊपर चला जाता है यहाँ पे, और नीचे वाले को हम E ऑर्बिटल कहते हैं। ओके, अब देखिए ये जो हमारा डायग्राम है ये कंप्लीटली आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप इसको वहां से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी जो हमने बनाया उसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो डेल्टा T जैसा कि मैंने बताया कम होता है और डेल्टा O ज्यादा होता है। कितना ज्यादा कितना कम होता है, तो प्रैक्टिकली ये देखा गया, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, जो CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल डेटा को लेके और फिर बनाई गई है। तो डेल्टा T जो है वो अगर हम इसका 9 टाइम्स करेंगे तब 4 टाइम्स डेल्टा O के बराबर होगा। आप समझ ही गए होंगे ज्यादा कौन है, यानी अगर हम डेल्टा T की बात करें तो 4/9 टाइम्स डेल्टा O होता है, और ये आपको याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ गया तो उस केस में। अब जो स्प्लिटिंग हुई है
स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि हाँ लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से ये ऑर्बिटल्स अपने आप को दूर दूर कर लेते हैं। वेस्पर थ्योरी जो कहती है वो यही कि रिपल्शन कम करने के लिए ऑर्बिटल जो होते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, शेयर पेयर हो या लोन पेयर हो जिसको कहते हैं आप, तो उनको दूर दूर रखना पड़ता है। हालांकि रिपल्शन का ऑर्डर वहां पे मेंशन है, लोन पेयर का सबसे ज्यादा, फिर बॉन्ड पेयर का और फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का। तो ये रिपल्शन के बेसिस पे स्प्लिटिंग बताई गई, जितना ज्यादा रिपल्शन उतना ज्यादा स्प्लिटिंग। अब इसको हम जो बैक पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट वीबीटी में था उसको यहाँ पे समझते हैं। बैक पेयरिंग का कॉन्सेप्ट वहां ये बताया गया था कि हाँ लिगेंड होता है वो पावरफुल होता है, पावरफुल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को पीछे भेज देता है। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी में क्या होता है कि लिगेंड जो होता है हमारा, जो हमारे पास लिगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। इसका मतलब क्या है कि उसकी फील्ड का मतलब क्या है, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब वो ज्यादा स्प्लिटिंग कर पाएगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो वो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा और ये गैप ज्यादा बनेगा। यानी आप अगर ऐसा कहें, इसमें दो केस बन सकते हैं, एक केस ये और एक केस दूसरा। डेल्टा ओ अगर हम बात करें, अगर पेयरिंग की बात कर रहे हैं तो पेयरिंग के लिए एनर्जी लगेगी, तो उस एनर्जी को मैं पेयरिंग एनर्जी बोल देता हूं। अब पेयरिंग एनर्जी जो है अगर डेल्टा ओ से ज्यादा है, डेल्टा ओ से ज्यादा है मतलब पेयरिंग में एनर्जी ज्यादा लगेगी, और डेल्टा ओ की एनर्जी जो है, ये वाली एनर्जी जो है वो कम है। मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड समझ रहे हो आप? वीक फील्ड का मतलब ये हुआ कि ये गैप कम हो गया, गैप ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, गैप कम तो वीक फील्ड। अब अगर गैप कम हो गया तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं D6 का, अब D6 को आपको फिल करना है वीक फील्ड लिगेंड है अगर सपोज इसके साथ, जैसे कि आपका Cl, फ्लोराइड, इस तरीके का, तो उसको आपने अगर पुट किया तो इस तरह से पुट करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए 4। अब यहाँ ये बैक पेयरिंग वाला लॉजिक नहीं है। बैक पेयरिंग हम बताते थे ना कि वीक फील्ड है तो बैक पेयरिंग नहीं कर पाता, बट ऐसा नहीं है, स्प्लिटिंग ही ऐसे होती है। और स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स की होती है तो इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं तो वो ऐसे भरे जाते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा फिर D6 का कॉन्फ़िगरेशन T2G में कितने हैं हमारे पास 4, और Eg में कितने हैं 2। ये हो गया जब वीक फील्ड है, यानी फर्स्ट केस है, तो उस केस में पेयरिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। दूसरा केस मैं इधर लिख देता हूं, दूसरा केस अगर है डेल्टा O इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब ये गैप बहुत ज्यादा है, ये गैप जो है ये बहुत ज्यादा है। अगर गैप बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है। तो उस केस में क्या होगा कि ये ऊपर में जाके यहीं पे पेयरिंग कर लेंगे, तो आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G6 Eg0। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0। इसका मतलब जब डेल्टा O ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो पेयरिंग नीचे हो जाती है और ऊपर वो नहीं जाता है। और जब वीक फील्ड होता है तो गैप कम होता है, यानी डेल्टा O जो है वो कम होता है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना ज्यादा सही समझता है और ऊपर जाके फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G4 एंड Eg2 मिलता है। ठीक है, समझ में आया? तो इससे ही आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी रिवील कर सकते हो कि ये डायमैग्नेटिक क्यों है और ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो नीचे ही सबने पेयरिंग कर लिया। सेम फॉर आप टेट्राहेड्रल के लिए कर सकते हैं। फॉर एनी क्वेश्चन जो आप वीबीटी में करते थे वही सब कुछ यहाँ करना है, बस स्प्लिटिंग आपको समझ में आनी चाहिए और ये जो चीजें हैं इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग इज रिटन इन नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म, बट यू हैव टू अच्छा बच्चे जो लोग को डाउट है वो भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। पर्सनल हमारा जो सेशन होता है तो उसमें आप डाउट क्लियरिफिकेशन के लिए भी आ सकते हैं एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, सो आप उसमें डाउट क्लियर करने के लिए भी आ सकते हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच।